डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत ही कमेंट कर रहे थे। कमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे, सोच लो। व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे, इंस्टा में कि सर प्लीज़ PHIC 132 का वीडियो बना दीजिए, समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा भैया जब रिक्वेस्ट तो हुआ है, तो इसका कुछ सुनवाई तो होना ही चाहिए। देखिए ये जो BHIC 132 का जो आपका कोड का टाइटल है, भारत का इतिहास है। तो BHIC से पहले हम लोगों ने चर्चा किया था BHIC, ठीक है? BHIC 131 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो उसमें बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत प्यार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब किए और शेयर भी बहुत किए। बहुत अच्छा लगा। देन इसमें जो है कि उसमें क्या था कि आपका प्राचीन काल से लेके 300 सीई तक था, लेकिन इसमें जो है 300 सीई से स्टार्ट हुआ है, 1206 तक की हिस्टोरी आपका दिया हुआ है, इतिहास दिया हुआ है। तो बड़ा मजा आएगा समझने में, सीखने में, जानने में। तो पूरा मन लगा के समझना है आपको, पूरा मन लगा के। आपको ना उस समय 300 सीई में पहुंच जाना है। आपको इतिहास में चले जाना है। आप लोग आए हो, आप लोग हेडफ़ोन का यूज़ करो और ये शांत में जहाँ आपको शांत लगे वहाँ पे जाइए, पीस महसूस कीजिए। सही से एकदम बैठ के एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, क्या है, क्या नहीं। ध्यान से समझेंगे बहुत मज़ा आएगा, बहुत। ठीक है? क्योंकि देखिए इस तरह से समझाऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में और कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, याद ही हो जाए आपको, ठीक है? चलो और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है कि 5 साल के PYQ क्वेश्चन्स को लिया गया है और इनमें से उन क्वेश्चन्स को लिया गया है जो मोस्ट रिपीटेड है। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही। सो इन सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। अगर आप जून 26 में एग्जाम दे रहे हो और दिसंबर 26 में जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं, आप दोनों के लिए भैया ये वीडियो काफ़ी बहुत काफ़ी यूज़फुल होगा, काफ़ी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। और दूसरी बात, आपको कोई भी डाउट हो, डायरेक्ट आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप सॉरी इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज करके जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्ट यहाँ से है BHIC 132 भारत का इतिहास लगभग 300 सी से 1206 तक। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए ना, उनसे पहले हम लोगों को अब तो यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने ही वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले हम आपको दिसंबर 2025 का मतलब कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले जो आपका दिसंबर सेशन में एग्जाम हुआ था, मतलब यहाँ पर 2 सेशन में एग्जाम होता है। जो स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन करवाते हैं उनका दिसंबर में एग्जाम होता है। जो स्टूडेंट्स और जुलाई में एडमिशन जो स्टूडेंट्स लेते हैं, जुलाई में तो उनका एग्ज़ाम होता है जून में, ठीक है? तो ये ध्यान देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। सो देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है BHIC 132 और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर 2025 का है ना, दिसंबर 2025 का पेपर है। भारत का इतिहास लगभग 300 सीई से कहाँ तक 1206 तक, ठीक है? समझ गए? तो देखिए स्टूडेंट्स इसका पैटर्न, आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और इसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। आपको टोटल क्वेश्चन पेपर में से 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं 400 वर्ड्स में, मतलब कि 4 पेज में। 400 वर्ड्स मतलब 4 पेज, अगर बड़ा-बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज में आपको जवाब देना है। समझ गए? तो भाग के इसमें 2 भाग दिए रहेंगे, भाग क और भाग ख। तो देखिए यहाँ पर 2 भाग दिया हुआ रहेगा, जैसे एक भाग क हो गया, इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? फिर आएगा भाग ख। भाग ख और भाग क मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाने हैं। अगर भाग भाग क में आपने 2 क्वेश्चन बनाया तो भाग ख में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है? भाग क में अगर 3 बनाया तो भाग ख में 2। इस तरह से आपको टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ गए? इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त साम्राज्य के उद्भव की प्रक्रिया बताना है ना, गुप्त साम्राज्य के कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पल्लव व पांड्य समयावधियों के शिल्प एवं स्थापत्य कला पर निबंध लिखिए, इसमें भी 20 मार्क्स आपको दे रहे हैं। राजपूतों की उत्पत्ति पर वाद विवाद जो हुआ उसके बारे में आपको बताना है, इसमें भी 20 मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 700 से लेके 1200 सीई तक के दौरान जातियों के प्रसार के विशेष संदर्भ में भारतीय समाज की विभिन्न विशेषता पर चर्चा कीजिए। इसमें भी 20 मार्क्स। ठीक है, तो भाग क में देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिखा। भाग ख में देखिए यहाँ से है 5वां नंबर, अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस आखिर क्यों? टिप्पणी करना है इसके बारे में। फिर आपका है 6 नंबर, लगभग 700 लेके 1200 सी के बीच कृषक संबंधों का वर्णन करना है। 20 मार्क्स इसमें भी मिल रहे हैं। फिर 7 नंबर में है राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। इसमें भी आपको 20 मार्क्स, सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। और लास्ट में आपको टिप्पणी वाला भी क्वेश्चन दिया गया है। टिप्पणी वाला क्वेश्चन जब भी देगा ना, कम से कम दो, देखो 2 पर टिप्पणी बोला है ना, कोई भी 2 पर टिप्पणी करना है और 2 बनाएंगे तभी आपको 20 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। कोई भी 2 पर करना है, जो देखो 1 2 3 4 है, तो कोई भी 2, जैसे ये 2 आपको आता है, ये 2 लिख दो, ये 2 आता है, मतलब कोई भी 2 इनमें से कोई भी 2 आपको अच्छा लग रहा है उसको कर लीजिए। तो ये हमारा पैटर्न है। तो आपने पैटर्न देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स 300 से लेकर 1206 ईस्वी की बात करें तो 300 से लेकर 1206 तक का जो काल था वो भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के उत्तरार्ध और प्रारंभिक मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में क्या हुआ था? इस अवधि में भारत में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। लगभग 300 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। कितने सी में? 300 सीई में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण युग माना जाता है। तो 300 सीई में ही उदय हो गया था गुप्त साम्राज्य का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस समय को स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, इस समय को स्वर्ण युग कहते हैं। अब आगे आगे है आपका अ, ये जो इस समय जो है ना कला, इस समय की बात करो, इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और शिक्षा का भी बहुत विकास हो चुका था। बाद में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में भारत में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ, अलग अलग किंगडम बने, समझा गया। और किंगडम के बाद अलग अलग धर्म भी अलग अलग इस काल में, जो कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब का क्या हुआ, विकास भी हुआ। समझ में आ गया? मंदिर बने, मूर्तिकला, क्षेत्रीय राजा, मतलब अलग-अलग चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो हम लोग क्वेश्चन्स आंसर को जब देखेंगे तो सब बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। जब गुप्त साम्राज्य बना था, आप जानते हैं ये जो गुप्त साम्राज्य है बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत विशाल साम्राज्य था। तो कह रहे हैं कि जब गुप्त शासक थे, उस समय जो प्रशासन लोग थे गुप्त शासक के टाइम में, गुप्त साम्राज्य के समय, तो कैसा शासन व्यवस्था था ना, उनके समय प्रशासन की क्या भूमिका थी? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं आपसे। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। चलिए, गुप्त काल की बात करें तो वो 4ठी से 6ठी शताब्दी माना जाता है और इनको भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण युग कहा जाता है। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। और इस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित थी, विकेंद्रित तथा प्रभावी थी, मतलब बहुत अच्छे से। गुप्त साम्राज्य के अधीन प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जहां सम्राट सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। जो राजा था वो सभी सत्ता का एक केंद्र बिंदु था, समझ लो। ठीक है, सब कुछ उसके पास था। सम्राट को महाराज महाराजा धीराज की भी उपाधि दी जाती थी उस समय। और वो जो देखो, ये गुप्त साम्राज्य तो प्रसिद्ध था तो उसी को ही दिया जाएगा। और वह शासन, न्याय तथा सेना का क्या होता था शोषण, प्रमुख होता था। उसके सहयोग के लिए मंत्री परिषद होती थी, है ना, मंत्री लोग होते थे। ठीक है, जिसमें विभिन्न अधिकारी आते थे। कुमारामात्य, है ना, कुमारामात्य, अमात्य का नाम तो सुने होंगे, देखे होंगे मूवीज में, सीरियल में। संधि विग्रही आते थे, जो विदेश मंत्री कहलाते हैं अभी के डेट में। और दूसरा महादंड नायक भी होते हैं, जो सैन्य प्रमुख हैं। ये सब शामिल थे। प्रशासन में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण क्या थी स्टूडेंट्स? भूमिका। प्रशासन को सुचारू रूप से, मतलब सही तरीके से चलाने के लिए साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों भुक्ति में
मतलब अलग-अलग स्टेट अलग-अलग टाइप्स में मतलब बाँट दिया करता था सम जगह को। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन उपरीक या फिर उपरिका नामक अधिकारी के हाथ में होता था। प्रांतों को आगे विषय जिले और या फिर वित्त नगर में विभाजित किया जाता था। प्रांतों को भी जिले में नगर में क्या किया जाता है बाँट दिया जाता था ताकि काम बहुत अच्छा से हो पाए। ठीक है? जिस तरह से अभी आप लोग देख सकते हो स्टेट है, स्टेट को भी बहुत अधिक अलग-अलग टाइप से बाँट रहे हैं। स्टेट को बाँट दिया जिला डिस्ट्रिक्ट के रूप में, है ना? और क्या कहते हैं विलेज के रूप में, है ना? सिटीज़ के रूप में मतलब नया-नया मतलब नगर के रूप में, टाउन के रूप में मतलब अलग-अलग आपको बना दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या है भाई? ये उसी तरह से उस जिस तरह से पहले ये था, लेकिन उन समय का कुछ अलग व्यवस्था था। समझ गया? आगे, गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। गाँव जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, जिसका संचालन ग्राम प्रधान या फिर ग्रामीण करता था। इस प्रकार प्रशासन में विकेंद्रीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। राज्य व्यवस्था भी क्या थी स्टूडेंट्स सुदृढ़ थी। भूमि कर प्रमुख आय का स्रोत था। तो भूमि जो था कर के रूप में इसका उपयोग कर लेने के लिए कर वसूलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था जो आमतौर पर उपज का क्या होता था छठा भाग मतलब कि यहाँ पे भूमि पे जो भी काम किया जाता था काम में क्या भाई कृषि कार्य ही होता था किसान लोग जो खेती करते थे उनसे उनका छठा भाग लिया लेता था ठीक है छठा भाग उसके इसके अतिरिक्त व्यापार कर शिल्प कर आदि भी वसूले जाते थे उस समय कर प्रणाली अपेक्षाकृत सरल और न्याय संगत मानी जाती थी उस समय जो कर मतलब कि मान लो कोई 60 केजी अनाज उपजाता है ना 60 केजी जिस किसी को 60 केजी उपज होता है ना अनाज ये करता है ठीक है तो 60 का 1/6 ही भाग वो लेता था 60 का 1/6 ही भाग कर के रूप में लेता था तो 6 भाग कितना हो गया 6 दाही 60 है ना 6 10 जा 60 अब देखो यहाँ पे कितना हो गया भैया 10 ठीक है तो 60 केजी अगर आप उन्होंने ये किया तो उसको जो कर के रूप में 10 केजी देना पड़ता था टैक्स के रूप में समझ में आ रहा उसी प्रकार उस समय भाई पैसा थोड़े ना था जो पैसा लेगा भाई ऐसा नहीं समझो है ना और आगे क्या समझे कि न्याय जो था, न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय पर कार्य करते थे। दंड नीति अपेक्षाकृत उदार और थी और कठोर दंड कम ही दिए जाते थे। मतलब दंड जो था मतलब कि छोटी-छोटी गलतियों के लिए माफ कर दिया करते थे। मतलब इतना अच्छा था मतलब वो इतना अच्छा गुप्त साम्राज्य था। सही है? समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं और कठोर दंड कम ही मतलब कि दंड जो है कि गलती के अकॉर्डिंग दिया जाता है लेकिन कोई खास दंड नहीं मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया थोड़ी-थोड़ी गलतियों के लिए। सैन्य प्रशासन भी मजबूत था। सेना में पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी भी शामिल थे। सम्राट स्वयं सेना का क्या करते थे स्टूडेंट्स नेतृत्व किया करते थे और साम्राज्य की रक्षा सुनिश्चित करता था है ना खुद से अंततः कहा जा सकता है कि गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित था जिसने शासन को प्रभावी स्थिर और समृद्ध बनाया इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि सर विकेंद्रित का मतलब नहीं समझ में आया तो विकेंद्रित का मतलब ये होता है कि ऐसे राजा ऐसा शासन जिसमें सिर्फ शासन ही मतलब ये नहीं कि मतलब खुद पे घमंड कर रहा है या फिर खुद अत्याचार कर रहा है सरकार ही सब कुछ है शासक ही सब कुछ नहीं यहाँ पे जो शासक क्या करते हैं काम को अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बांट देते हैं इतना उसको काम करना है इतना उसको काम करना है ना अलग-अलग क्षेत्रों में काम को बाँट देते हैं, ठीक है? सारी शक्ति अपने अंदर नहीं रखते, शक्ति को बाँटते हैं, समझ आया? ये होता है विकेंद्रीकृत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा और विस्तार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो चलिए समझते हैं तो हर्ष का मतलब क्या है? हर्षवर्धन, तो ये एक राजा थे और ये हर्षवर्धन का जो समय काल था 606 से लेकर 647 तक का। ये ये जो है पुष्य पूती वंश का एक शक्तिशाली शासक था यानी कि राजा था
जिसने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से उत्तर भारत में एक व्यापक मतलब बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसके अभियानों के आधार पर उसके राज्य की सीमा और विस्तार को स्पष्ट रूप से समझा जा सका। हर्ष ने प्रारंभ में अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने और राजश्री की रक्षा के लिए युद्ध किए। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और शीघ्र ही थानेसर तथा कन्नौज के राज्यों को एकीकृत कर लिया। इसके बाद उसने मगध, बंगाल और उड़ीसा की ओर अपने अभियान बढ़ाए। उसने बंगाल के शासक सासांग को पराजित कर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर क्या किया स्टूडेंट्स अधिकार स्थापित किया। और फिर उत्तर में उसका जो साम्राज्य था वो हिमालय की तराई तक क्या था फैला हुआ था। जबकि पश्चिम में जो उनका साम्राज्य कहाँ तक था, पंजाब और सिंध के कुछ भाग तक उनके प्रभाव था। पूर्व में उसका अधिकार बंगाल तक था और दक्षिण की ओर उसने नर्मदा नदी तक क्या किया था, अपना क्षेत्र को बढ़ा के रखा था। हालांकि दक्षिण भारत में उसका विस्तार सीमित रहा, जबकि उसने दक्कन के शक्तिशाली चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया तो उसे क्या मिली, पराजय का सामना करना पड़ा। इस कारण नर्मदा नदी उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। और हर्ष का जो साम्राज्य प्रत्येक शासन के साथ साथ अधीनस्थ राज्यों यानी सामंतों पर भी आधारित था, जो उसकी अधीनता स्वीकार करते थे और उस आवश्यक पड़ने पर सैन्य सहायता देते थे। इस प्रकार उसका प्रभाव क्षेत्र और भी व्यापक हो जाता है। अतः हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर कहा जा सकता है कि उसका साम्राज्य उत्तर भारत के अधिकांश भागों में फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में पंजाब से पूर्व बंगाल तक उसे उस समय का एक प्रमुख और शक्तिशाली सम्राट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो भारत के धर्म में इतिहास है ना, भारतीय धर्म का क्या इतिहास है भाई, इनके बारे में बताइए। चलिए, भारतीय धर्म के इतिहास की अगर बात करें तो इनके अध्ययन में भक्ति आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धर्म में अगर इतिहास को देखें तो कौन सा आंदोलन, भक्ति आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह आंदोलन लगभग 7वीं सदी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ। कौन सा, भक्ति आंदोलन का, ठीक है। और इसने क्या किया था, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर भी क्या करा, गहरा प्रभाव डाला। सबसे पहले अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को सरल और जनसुलभ बनाया। इससे पहले धार्मिक आचार विचार पर भी ब्राह्मणों और जटिल कर्मकांडों का वर्चस्व था। लेकिन संतों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या किया, प्रेम, भक्ति और व्यक्तिगत आस्था को प्रमुख साधन बताया। कबीर और मीराबाई और गुरु नानक जैसे संतों ने जाति, पंथ और बाहरी आडंबरों का विरोध कराते हुए समानता और भाईचारे का संदेश दिया। दूसरे, इस आंदोलन ने सामाजिक सुधार में क्या किया स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति संतों ने क्या किया, जाति प्रथा, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का भी क्या किया स्टूडेंट्स, विरोध किया। इससे समाज में क्या हुआ, समता और मानवीय मूल्यों को क्या मिला, बढ़ावा मिला, जो भारतीय समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। तीसरे, भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास को भी क्या किया स्टूडेंट्स, प्रोत्साहित किया, है ना। मतलब क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी, और साहित्य जो थे मतलब ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, है ना, शिक्षा से रिलेटेड इन सभी चीजों का विकास भी करवाया, यानी कि नए नए ग्रंथ बनाए, है ना। संतों ने संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषाओं में अपने विचार व्यक्त किए, जिससे आम जनता तक क्या पहुंचे, उनका संदेश आसानी से पहुंचे। परिणाम स्वरूप हिंदी, मराठी, तमिल और बंगाली जैसे भाषाओं में समृद्ध साहित्य का विकास हुआ। इसका अतिरिक्त भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच सांस्कृतिक समन्वय को भी बढ़ावा दिया। सूफी और भक्ति परंपराओं के बीच कई समानताएं थी, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और एकता की भी भावना मजबूत हुई। अंततः भक्ति आंदोलन ने भारतीय धर्म को अधिक मानवीय, सरल और समावेशी बनाया।
इससे धर्म केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहकर बल्कि व्यक्ति के अनुभव और नैतिकता से जोड़ दिया, जो भारतीय धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चंस की मदद से क्या सीखा? क्या इसमें सीखा? आपको क्या समझने को मिला? इसकी क्या विशेषता है? तो आपने देखा भक्ति आंदोलन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जाता था। भक्ति आंदोलन में क्या क्या गया था? क्या गया था भई? भारत के जो लोग थे यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रति बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ था। ठीक है? तो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का पर जोर दिया। जाति प्रथा जो थी मतलब भेदभाव और ऊँच-नीच जो होते थे, इन सब का भी विरोध किया। सभी लोगों को समान माना गया। इस भक्ति आंदोलन के टाइम में क्या हुआ, तो जितने भी लोग थे सबको समान माना जाने लगा और संस्कृत के ही को ही सिर्फ संस्कृत को छोड़कर मतलब सिर्फ संस्कृत ही नहीं, लैंग्वेज जो था, भाषाएँ जो लिखी जा रही थी, बुक जो बन रहे थे, तो उस समय सिर्फ संस्कृत को ही नहीं, संस्कृत को छोड़कर आम भाषा, घर वाली भाषा का प्रयोग करने लगे। ठीक है? यानी कि जो लोग जो ऐसे भाषा यूज़ किया जा रहा था ना भक्ति आंदोलन में, जो हर कोई समझ सके। ठीक है? तो इसमें से आपको बता दूँ कि जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे, प्रमुख संत, इनमें से कुछ संत का नाम आप याद रख सकते हो। रामानंद, ठीक है? रामा रमानंद, ठीक है? रामानंद समझ गए? कबीर भी थे भक्ति आंदोलन के संत, ठीक है? उसके बाद गुरु नानक भी भक्ति आंदोलन के संत थे और नेक्स्ट मीराबाई भी भक्ति आंदोलन के क्या थे भाई? मीराबाई भी भक्ति आंदोलन के संत थे। तुलसीदास भक्ति आंदोलन के संत थे, ठीक है? तो इस तरह से ये सब क्या थे भाई भक्ति आंदोलन के संत। समझ में आ गया भक्ति आंदोलन क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी, उदय हुआ था, इनसे संबंधित कुछ लोग विवाद कर रहे थे। किसी को हजम नहीं हो रहा था इनके विकास को देखकर। तो इनमें क्या वाद विवाद चल रहे थे, इनके बारे में समझाना है। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति थी, उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहास में लंबे समय से विवाद का विषय भी रहा। विभिन्न इतिहासकार ने कहा, क्या कहा भाई कि विभिन्न इतिहासकार ने अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए इनके बारे में, है ना? राजपूतों के बारे में, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया का परिणाम था, है ना? परिणाम थी आगे। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत अग्निकुल सिद्धांत है, जिसके अनुसार कुछ प्रमुख राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इस कथा का उल्लेख पृथ्वीराज रासों में मिलता है, जिसमें चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार वंशों को अग्नि से उत्पन्न बताया गया है। यह सिद्धांत अधिकतर पौराणिक और प्रतीकात्मक माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मत क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्धांत है, जिसके अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। कुछ विद्वानों का क्या मानना था कि गुप्तोत्तर काल में जब पुरानी क्षत्रिय जातियां कमजोर हुई, तब नई योद्धा जाति ने स्वयं को क्षत्रिय के रूप में स्थापित किया। मतलब ऐसे ऐसे कुछ विचार लोगों ने सोचा, ठीक है? ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तीसरा मत विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत है, जिसे कुछ औपनिवेशिक इतिहासकारों जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड ने प्रस्तुत किया। औपनिवेशिक वो होता है जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं, शक्तिशाली शासक होते हैं, किसी दुर्बल शासक पर आक्रमण करके, कब्जा करके, दुर्बल जगह पर, दुर्बल दुर्बल राष्ट्र पर कब्जा करके, वहाँ के संसाधन, वहाँ के लोगों पर नियंत्रण कर देते हैं। ठीक है? वहाँ के संसाधनों पर भी। उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शक, हून और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से हुई, जिन्होंने भारत में बसकर स्थानीय संस्कृति को क्या किया, अपनाया और बाद में वो राजपूत कहलाए। ठीक है? समझ गए? राजपूत। अब अगला है, हालांकि इस मत का व्यापक आलोचना भी हुई है। चौथा दृष्टिकोण है राजपूत के अकॉर्डिंग कि मिश्रित उत्पत्ति सिद्धांत है ना? जिसे आधुनिक इतिहासकार अधिक स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार राजपूत विभिन्न जाति समूहों, राजस्थानी जनजाति, प्राचीन क्षेत्रियों और विदेशी तत्वों के मिश्रण से बने हैं, है ना? ऐसे लोग कहते हैं। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में इन समूहों ने धीरे-धीरे राजपूत पहचान ग्रहण की।
सो इस प्रकार आपने अब तक क्या समझा राजपूत के बारे में? देखिए राजपूत में ये बात था कि राजपूत जो थे वो कह रहे हैं कि राजपूत विदेशी थे। राजपूत जो थे वो विदेशी थे, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। ये जो राजपूत थे वो प्राचीन समय के तो ये क्षत्रिय वंशज थे, ये अग्निकुल से कह रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं राजपूत वो अग्निकुल से जन्म लिए थे। तो यहाँ कुल मिला के आप क्या समझ रहे हैं कि जो ये राजपूत थे, राजपूत एक अलग प्रकार के है ना, अलग प्रकार के व्यक्ति होते थे, अलग प्रकार के एक समझ लो समुदाय या फिर ये समझ लो कि जाति थे। ठीक है? एक अलग प्रकार के जाति थे जो अलग ही जुनून था उसमें, अलग ही जोश था उसमें। ठीक है? तो इस तरह से आप करेंगे और ये आपने क्या समझा कि ये जो है कि बहुत लोग बहुत तरीके के इसके बारे में बताते हैं। इनका कंप्लीट जो है कि साक्ष्य नहीं मिला कि यहाँ पर ऐसा-वैसा है ना, ऐसा-वैसा। इसमें आगे लिखा है कि कुछ विद्वान तो इसे एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे जिसमें भूमि, सत्ता और सैन्य प्रशक्ति प्राप्त करने वाले समूहों ने समय के साथ उच्च सामाजिक दर्जा हासिल किया और राजपूत कहलाए। अतः कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक स्रोत से नहीं मतलब किसी एक चीज़ों से नहीं अ, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के सम्मिलित परिणाम स्वरूप हुई, जिससे यह विषय आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसे अभी भी ना राजपूत के बारे में सही से समझ नहीं आया कि ये राजपूत का क्या कहानी है ना। देखिए हम आपको राजपूत की कहानी सही सही से समझाते हैं। राजपूत की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले समझिए राजपूत कौन थे? सबसे पहले ये समझिए कि राजपूत जो थे वो मध्यकालीन भारत के योद्धा और शासक वर्ग के थे। इन्होंने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में क्या किया था स्टूडेंट्स? राजपूत शासन किए थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये राजपूत आए कहाँ से? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो राजपति के बारे में राजपति का अचानक उदय हो जाना, आ जाना दुनिया में मतलब उत्पन्न हो जाना एक विवाद का कारण बन गया अचानक कि भाई ये आखिर कौन है? क्यों इतना तेज है इसमें? क्यों इतना शक्तिशाली है? ये विवाद बन गया। विवाद ये जब किसी बात पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय होने लगते हैं कि भाई ये ऐसे थे। इतिहासकारों की राजपूत की उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग राय थे, है ना? देखो कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं प्राचीन क्षत्रिय के वंशज थे, है ना? यानी कह रहे हैं कि महाभारत और वैदिक काल के क्षत्रिय जो थे कौन-कौन? महाभारत और वैदिक काल के जो क्षत्रिय थे वही आगे आकर ये बने, है ना? राजपूत न कह रहा है कि बहुत कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अग्नि कुल थे, है ना? कह रहे हैं कि क्या ये अग्नि के कुल थे। बहुत लोग बहुत बात कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट ईश्वर के पुत्र हैं, है ना? राजपूत को कभी-कभी क्या लोग कुछ लोग क्या कह रहे थे कि भाई ये ईश्वर के पुत्र हैं। और देखो समझिए इसको विवाद के लिए, आप तो बस इतना ही ध्यान रखना कि राजपूत उत्पत्ति का विवाद इस बात से संदर्भित है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई? लेकिन यहाँ पे आपको रखना, कुछ इतिहासकार उन्हें क्या कहते हैं कि वो प्राचीन क्षत्रियों का वंशज थे। और कुछ विदेशी जातियों से जोड़ते हैं, कुछ अग्निकुल सिद्धांत को मानते हैं। वर्तमान में अधिकांश इतिहासकार मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो ये थोड़ा-सा बताना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। लगभग 700 से लेकर 1200 सीई तक के दौरान लैंगिक संबंधों का विस्तृत किया क्या था भाई लैंगिक संबंध? है ना? क्या सिस्टम था लैंगिक का? तो चलिए समझते हैं। 700 से लेके 1200 ईस्वी के बीच का प्रारंभिक मध्यकालीन भारत सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक मान्यताओं और आर्थिक परिवर्तनों के कारण लैंगिक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलावों का काल था। इस अवधि में स्त्री-पुरुष संबंधों को मुख्यतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने नियंत्रित किया था, है ना? कह रहे थे कि इस समय में पितृसत्तात्मक राज था, पिता ही प्रधान था, पुरुष ही प्रधान था। जिसमें पुरुषों के प्रभुत्व स्पष्ट रूप से क्या करते होते थे दिखाई देते थे। सबसे पहले बात करें तो समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो मिश्रित थी। एक और उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियाँ शिक्षा, साहित्य और धर्म में भाग लेती थी जबकि दूसरी ओर अधिकांश स्त्रियाँ घरेलू कार्य तक ही सीमित थी। है ना? मतलब जो बड़े-बड़े कुल के आते थे ना उनको अधिकार दिया जाता था। जो छोटे घर से आते थे उनको सिर्फ़ घर के लिए दासी बना के रखना।
इसलिए विवाह संस्था को अत्यधिक महत्व दिया गया और बाल विवाह की प्रथा धीरे-धीरे प्रचलित होने लगी थी इस समय। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर कई सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं ने भी लैंगिक संबंधों को प्रभावित किया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, बहुत सारी बातें। ठीक है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना गया, जिसमें पितृसत्तात्मक मूल्य को वैधता मिली। हालांकि भक्ति परंपरा ने इस व्यवस्था को कुछ हद तक चुनौती दी। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और स्त्रियों को आध्यात्मिक समानता क्या किया, अधिकार दिया, है ना? तो कह रहे थे जो भक्ति आंदोलन करने वाले जो थे, भक्ति आंदोलन के कवि, तो उन्होंने क्या कहा भाई कि नहीं, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम औरत भी कर सकती है, महिला भी कर सकती है। ठीक है, उनके लिए आवाज उठाई। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, स्त्रियां कृषि और घरेलू उद्योग में योगदान देती थी, लेकिन उन्हें संपत्ति के अधिकार सीमित रूप से ही प्राप्त थे। स्त्री धन की अवधारणा थी, परंतु इसका नियंत्रण अक्सर पुरुषों के हाथ में रहता था। राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ स्त्रियां जो ऐसी थी जो प्रभावशाली थी, जैसे कि रानी दिद्दा, है ना, ये कश्मीर की थी। ये और अन्य शासक महिलाएं, लेकिन ये अपवाद थी। समानता स्त्रियों की सार्वजनिक भूमिका सीमित थी। इस काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी परंपराओं का भी प्रसार हुआ। विशेषकर उच्च वर्गों में ये प्रथाएं स्त्रियों की स्थिति की ओर अधिक नियंत्रित करती थी। अतः 700 से लेकर 1200 के दौरान लैंगिक संबंध मुख्यतः असमान और पितृसत्तात्मक थे, लेकिन भक्ति आंदोलन और कुछ सामाजिक परिवर्तन ने इसमें आंशिक सुधार और चुनौती भी प्रस्तुत किए। सो देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 6। गुप्त काल के दौरान, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए ध्यान से। गुप्त काल के दौरान जो संस्कृत साहित्य के विकास पर चलेंगे, तो गुप्त काल के समय जो संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी, भाषाएं यूज होते थे, तो इनका क्या विकास था? किस तरह से इस काल में संस्कृत का अ, चरम सीमा था। संस्कृत एक प्रसिद्ध लैंग्वेज था, जिसके वजह से इसको स्वर्ण काल भी, स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त काल को। तो चलिए समझते हैं गुप्त काल को। गुप्त काल चौथी से लेकर छठी शताब्दी तक माना जाता है। ईस्वी की बात करूं तो 300 से लेकर 550 ईस्वी तक इसको माना जाता है। ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसको संस्कृत साहित्य का, है ना, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस समय संस्कृत को राजकीय संरक्षण मिला था। मतलब संस्कृति पूरा देश का सबसे राजकीय, जिस तरह से अभी का राजकीय कौन सा भाषा है? हिंदी भाषा। उसी तरह उस समय राजकीय जो संरक्षण भाषा था वो संस्कृत ही था, ध्यान रखना। जिससे यह साहित्य, धर्म और ज्ञान विज्ञान प्रमुख भाषा, मतलब हर चीज में, धर्म हो, ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ ज्ञान हासिल करना हो, है ना, बुक्स जितने भी होते थे उस समय, पुस्तकें जो लिखी जाती थी, लगभग सब चीज संस्कृत में ही होती थे। ठीक है, समझ गए? इस काल के सबसे महान साहित्यकार थे कालिदास। उनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूत और रघुवंश थे, जो संस्कृत काव्य और नाटक की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है ना। इनके अलावा विशाखा दत्त की मुद्राक्ष, ना, विशाखा दत्त की मुद्राराक्षस तथा शूद्रक की मृच्छकटिकम भी महत्वपूर्ण है। गद्य साहित्य में पंचतंत्र का विशेष स्थान है, जिसने नीति और शिक्षा को रोचक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। ठीक है। साथ ही इसमें पुराणों, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों का पुनर्संकलन हुआ, जिससे धार्मिक जीवन को क्या मिली स्टूडेंट्स? दिशा मिली। आगे विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे विद्वानों ने संस्कृत में महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिससे गणित और खगोल शास्त्र का विकास हुआ। अतः गुप्त
काल में संस्कृत साहित्य ने काव्य, नाटक, गद्य, धर्म और विज्ञान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की, जिसने भारतीय संस्कृति को क्या किया स्टूडेंट्स, अस्थायी रूप से समृद्ध किया। समझ गए गुप्त साम्राज्यों की कहानी, है ना? गुप्त समय में संस्कृत लैंग्वेज का क्या सिस्टम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के अंतर्गत आर्थिक स्थितियों पर चर्चा की। गुप्त के समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो समझिए। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति प्राचीन भारत की सबसे विकसित और संतुलित अर्थव्यवस्था में से एक मानी जाती है ना? मैंने कह रहा कि गुप्त साम्राज्य के समय भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत सुनते हैं अच्छी स्थिति, ठीक है। इस समय जो है कि कृषि कार्य, व्यापार और शिल्प और मुद्रा प्रणाली का अच्छा विकास हुआ था गुप्त काल में। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। कृषि जो थे अर्थव्यवस्था का, बिजनेस का क्या था भाई, मुख्य आधार था। अधिकांश जो लोग थे वो गांवों में रहते थे और खेती पर क्या होते थे, निर्भर होते थे। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। सिंचाई सुविधाओं और नई भूमि के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे ग्रामीण जीवन स्थिर और आत्मनिर्भर बना। समझ में आ ही रहा बहुत अच्छा से। और बात करें, व्यापार और वाणिज्य भी इस काल में सक्रिय थे, है ना? और आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी इस समय चलते थे। भारत से रेशम, मसाले, कपड़ा और रत्नों का निर्यात होता था दूसरे देश में, और व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार को संगठित रूप से संचालन करती थी। और शिल्प उद्योग का भी विकास हुआ। वस्त्र निर्माण, धातु कार्य, मूर्तिकला और आभूषण उद्योग प्रमुख थे। इनसे शहरों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और शहरीकरण को बल मिला। इस प्रकार इस काल की स्वर्ण मुद्राएं, या कोई दिनार भी बोला जाता था, स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक स्मृति और स्थिर मुद्रा व्यवस्था का प्रमाण है। इनका उपयोग बड़े पैमाने पर व्यापार और लेन देन में होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स, पल्लवों, पांड्यों और तथा कलचुरियों के अंतर्गत धर्म एवं कला व फिर स्थापत्य कला का एक संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, पल्लव, पांडव और कलचुरियों कौन है। कलचुरी, आप समझिए, पल्लव वंश, पांडव वंश और कलचुरी जो वंश थे, ये वंश के काल में क्या हुआ था कि धर्म, कला और स्थापत्य कला का क्या था, अत्यंत महत्वपूर्ण विकास हुआ। विकास हुआ था, जिसने भारतीय संस्कृति परंपरा को क्या किया, समृद्ध बना दिया। पल्लव वंश के अंतर्गत धार्मिक जीवन में शैव धर्म का विशेष प्रभाव था, है ना? यद्यपि वैष्णव परंपराएं भी प्रचलित थी, बट पल्लव वंश शैव धर्म का विशेष प्रभाव था। शैव धर्म के अकॉर्डिंग, है ना? शैव मतलब कि शिव की पूजा करते थे। शासकों ने मंदिर निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था, और महाबलीपुरम के रथ मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली के प्रारंभिक और उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में एकाश्म मंदिर निर्माण कला विकसित हुई, जो बाद में दक्षिण भारत स्थापत्य की पहचान बनी। पांड्य वंश के शासन काल में शैव धर्म प्रमुख रहा, साथ ही वैष्णव धर्म का प्रभाव भी बढ़ा। मदुरै जैसे नागरिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। यहाँ के मंदिरों में विशाल गोपुरम, विस्तृत प्रांगण और जटिल मूर्तिकला देखने को मिलती है। पांड्य काल में द्रविड़ स्थापत्य कला अपने परिपक्व रूप में पहुंची। और कलचुरी वंश के समय धार्मिक जीवन में मुख्यतः शैव और शाक्त परंपराओं का क्या था स्टूडेंट्स, प्रभाव था। इस वंश के शासकों ने मध्य भारत में मंदिर निर्माण और मूर्ति कला को संरक्षण दिया। इनके मंदिरों में स्थानीय कला परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है, जिससे क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई। अतः इन तीनों वंशों के काल में धर्म और कला का गहरा संबंध रहा। पल्लवों ने क्या रखा, आधार रखा। पांड्यों ने उसे विकसित किया, और कलचुरियों ने क्या किया स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय विविधता के साथ उसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार इन वंशों ने भारतीय स्थापत्य और धार्मिक कला को अस्थायी योगदान दिया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक संरचना और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इसके वर्णन में क्या करना है? चर्चा करना है। तो समझिए गुप्तोत्तर काल की अगर बात करें, वो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। जिसमें भारतीय इतिहास है ना, गुप्तचर काल क्या, भारतीय इतिहास में सामाजिक संरचना के परिवर्तन और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट तथा सीमित सुधारों का काल माना जाता है ना। तो जिसमें कि ये ऐसा काल था, इसमें स्त्री की जो स्थिति थी वो उसमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है। तो आगे देखिए, इस काल की सामाजिक संरचना अधिक कठोर और पितृसत्तात्मक हो गई थी। जाति व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक जटिल और जन्म आधारित बन गई, है ना? मतलब कि भेदभाव होना चालू हो गए थे। अनेक जातियाँ और उपजातियों का निर्माण हो गया, विशेषकर पेशे और क्षेत्रीय आधार पर ब्राह्मणों सामाजिक व धार्मिक जीवन में प्रभाव पड़ा और क्षत्रिय तथा राजपूत वर्गों का उदय हुआ। समाज में उच्च और निम्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ती गई इस समय, है ना? अब सोचो। और गांव आधारित अर्थव्यवस्था और भूमि अनुदान, है ना? अग्रहार प्रणाली के कारण सामंती प्रवृत्तियों क्या होगी? सामंती प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिससे समाज में पदानुक्रम और आगे देखिए, यहाँ हम लोग आगे बढ़ने से पहले ना, एक बार मैं आपको सामंती प्रवृत्तियों के बारे में समझा देना चाहता हूँ कि ये सामंती प्रवृत्तियां क्या थी। सामंती परिवर्तन का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा अपनी भूमि यानी कि जमीन का कुछ भाग सामंत जो जमींदारों के सामंत मतलब समझे, जो जमींदारों, स्थानीय शासकों, है ना? तो जो सामंत होते थे, इनको दे देते थे, मतलब जो अलग-अलग स्टेट में काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग, है ना? अलग-अलग जगह में जिसको वर्क के लिए सबसे खास टीम मेंबर बनाते थे, उनको ना ज़मीन दे दिया जाते थे, है ना? या फिर जो बड़े-बड़े जमींदार होते थे, उनको दे दिया जाता था, ठीक? और बदले में उनसे क्या लेता था? सहायता लेता था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये समझो कि उस समय सामंती प्रवृत्तियाँ वो होता था, जो राजा सबसे इसमें क्या होता था, राजा सबसे ऊपर होता था। राजा जो कि कुछ जो ज़मीन वो सामंतों को देते थे, ठीक है? क्या देते थे? सामंतों को देते थे। सामंत क्या होता था? सामंत कुछ लोग ऐसे हैं कि सामंती परिवर्तन समझे, सामंत क्या? सामंत मतलब जो जो खास ज़मींदार होते थे ना, जो जिसके पास बहुत सारे ज़मीन होते थे। और जो ज़मीन वाला स्थानीय शासक होता था, वो सामंत कहलाता था, ठीक है? तो समझ गए? तो इस तरह से आपने ये समझा कि सामंती प्रवृत्तियाँ ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि और सत्ता सामंतों के हाथों में जाने लगती और वे राजा के अधीन रहकर क्या करते थे स्टूडेंट्स? काम करते थे। आगे, इससे क्या हो गया था? जिससे समाज मैसेज आ रहा है, जिससे समाज में पदानुक्रम और मजबूत हो गया। इस व्यवस्था में किसानों और निम्न वर्गों की स्थिति अपेक्षाकृत क्या होगी? कमजोर होगी। स्त्रियों की स्थिति इस काल में सामान्यतः गिरावट की ओर गई। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित हो गई। मतलब कि स्त्रियाँ ज़्यादातर शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाती थी, कुछ ज्ञान हासिल नहीं कर पाती थी वहाँ पे, ठीक है? और बाल विवाह होने लगे थे। क्या होने लगे थे भैया? बाल विवाह की प्रथा भी बढ़ी और विवाह को अनिवार्य बनाया गया है ना, बाल विवाह को खास करके अनिवार्य बना दिया गया। मतलब कि बच्चे जैसे ही बड़े हो ना, लड़कियाँ जैसे ही थोड़ी बड़ी होने लगी, थोड़ा-सा ना मैच्योर होने लगे, तो उनको उनकी शादी करवा दी जाती थी 12-13 साल, 14 साल में, है ना? शादी करवा दी जाती थी। तो उच्च वर्गों में प्रथा प्रसार हुआ और महिलाओं की स्वतंत्रता कम हो गई। भक्ति आंदोलन ने इस स्थिति में कुछ सुधारात्मक भूमिका निभाई। भक्ति संतों ने स्त्री-पुरुष समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। संत परंपरा में मीरा जैसी स्त्रियों ने भक्ति के माध्यम से सामाजिक सीमाओं को चुनौती दी। इसके बावजूद कुछ स्त्रियां प्रशासन और साहित्य में सक्रिय रही, लेकिन वे अपवाद थी। सामान्यतः संपत्ति अधिकार सीमित थे, हालांकि स्त्री धन की अवधारणा मौजूद थी। अतः गुप्तोत्तर काल में सामाजिक संरचना अधिक जटिल और असमान हो गई तथा स्त्रियों की स्थिति में सामान्यतः गिरावट आई। यद्यपि भक्ति आंदोलन जैसी प्रवृत्तियों ने सुधार की दिशा में आंशिक योगदान दिया। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने
लगभग 700 से लेके 1200 सी के दौरान भारत में भूमि अनुदानों और भूमि अधिकारों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो ये प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत लगभग 700 से लेकर 1200 से ईस्वी की अगर बात करूँ तो इसमें भूमि अनुदान और भूमि अधिकारों की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। इस काल में भूमि व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का क्या था स्टूडेंट्स प्रमुख आधार बन गई थी। इस समय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भूमिदान देने की परंपरा बढ़ी, जिसे अग्रहार या फिर ब्रह्मदेव कहा जाता था, है ना? तो क्या ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था भैया? ये ध्यान समझिए, यहाँ साफ-साफ लिखा है। आप लोग जब भी समझने की कोशिश करेंगे नोट्स ऐसे समझिएगा। ये कह रहे हैं कि इस समय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भूमि दान देने की परंपरा बढ़ी। ठीक है? तो ये इस परंपरा को बढ़ने से है ना, इस ये जो परंपरा बढ़ी, भूमि दान की परंपरा, तो इसी को हम लोग अग्रहार या फिर देय कहते हैं ना? तो भूमिदान की प्रक्रिया इस परंपरा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय या फिर अग्रहार। इन भूमि अनुदानों के साथ-साथ प्रायः कर मुक्ति टैक्स एक्सेम्पशन भी दी जाती थी। इसका उद्देश्य धार्मिक पुण्य अर्जन, प्रशासनिक सहयोग और स्थानीय नियंत्रण को मजबूत करना था। भूमि अनुदानों के परिणामस्वरूप एक नई व्यवस्था विकसित हुई जिसमें भूमि पर वास्तविक नियंत्रण राज्य से हटकर अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों या फिर संस्थाओं पर के पास चला गया। वे अब केवल कर संग्रहता ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था के भी नियंत्रक बन गए। ठीक है? सो इस पॉइंट को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। भक्ति आंदोलन के उदय एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो भक्ति आंदोलन आप लोग नहीं समझे? भक्ति आंदोलन मैंने आप लोग को जो बताया था कि ये 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है ना? ये सॉरी 7वीं, हाँ, 7वीं से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। कौन-सी भक्ति आंदोलन, ठीक? तो भक्ति आंदोलन भारतीय धार्मिक और सामाजिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये पहले भी हमने आप हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसका उदय 7वीं से शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है और इनमें से आप देखो मध्यकाल जैसे कि 15वीं से 17वीं शताब्दी तक विभिन्न क्षेत्रों में ये भक्ति आंदोलन देखने को मिला है ना? और इसका विकास दक्षिण भारत के अलवार अलवार, है ना? दक्षिण भारत के अलवार, ठीक है? और नयनार संतों के से प्रारंभ हुआ है ना ये चीज़। और इस उत्तर भारत में कबीर, तुलसीदास, मीरा और गुरु नानक जैसे संतों तक ये विस्तृत हुआ। उदय के कारणों में सबसे प्रमुख कारण जटिल कर्मकांडों और पुरोहित वर्ग के वर्चस्व के प्रति प्रतिक्रिया था। समाज में जाति भेद, धार्मिक आडंबर और सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। ऐसे वातावरण में एक सरल, भावनात्मक और व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित धर्म की आवश्यकता की गई। इसने लोगों को सीधे ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रदान किया। भक्ति आंदोलन में ईश्वर की भक्ति को सर्वोच्च माना गया, जिसमें प्रेम, समर्पण और नाम स्मरण पर बल दिया गया। कबीर ने जाति-पाति और आडंबर का विरोध किया, जबकि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक समानता का संदेश दिया। गुरु नानक ने एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन का महत्व क्या था व्यापक है। इसने धर्म को सरल और जनसुलभ बनाया था तथा क्या संस्कृत के स्थान पर स्थानीय भाषा का भी इसमें प्रयोग किया जिससे क्षेत्रीय साहित्य का भी विकास हो गया। इसने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया मतलब कि भेदभाव को मिटाने का काम करने का कोशिश किया और अ, और मानवता के मूल्यों को भी मजबूत किया। ठीक है? और भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम परंपरा के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया और सूफी परंपरा के साथ मिलकर धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकसित की। यह आंदोलन भारतीय समाज में नैतिकता, प्रेम और एकता का संदेश लेकर आया। भक्ति आंदोलन न केवल एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पुनर्जागरण का भी एक महत्वपूर्ण आधार बना, जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया।
गुप्तों के अंतर्गत प्रशासन पर चर्चा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी अभी कुछ देर पहले ये देखा था। आप लोग देखिए वीडियो को रोक कर ना इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, वैसे पहले भी मैंने ये बताया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। चोलों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन पर लेख लिखिए। चोल के वंश के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन विश्व इतिहास की सबसे विकसित ग्राम स्वशासन प्रणालियों में से क्या था, एक माना जाता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से गांवों को पर्याप्त स्वायत्तता देकर प्रशासन को अधिक प्रभावी संगठित क्या करती है, बनाती है। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी उसका क्या था भाई, विकेंद्रीकृत था, है ना? का स्वरूप था। मतलब कि जो भी काम करते थे वो खुद के मतलब खुद को मालिक नहीं समझते थे, वह सब पर हक नहीं जताते थे। वो अपनी शक्ति का बंटवारा करते थे। राज का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर राजा के पास था, लेकिन वास्तविक प्रशासन का बड़ा भाग गांव और स्थानीय संस्थाओं द्वारा क्या था, उस समय संचालित था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई था। गांव जो थी वो प्रशासन का ही एक छोटी इकाई था। समझ में आ गया? ग्राम प्रशासन मुख्यतः विभिन्न सभाओं के माध्यम से चलता था। इसमें उर सभा और नगरम प्रमुख थी। उर सामान्य गांव की सभा थी। सभा ब्राह्मण गांव में कार्य करती, जबकि नगरम व्यापारिक केंद्रों का संचालन करती थी। ये सभाएं स्थानीय स्तर पर कर वसूली, भूमि प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था और कानून व्यवस्था का वर्णन का कार्य करती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सभा प्रणाली अत्यंत संगठित थी। इसमें योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता था और विभिन्न कार्यों के लिए समितियां बनाई जाती थी, जिन्हें वारियाम्स कहा जाता था। ये समितियां शिक्षा, सिंचाई, न्याय और मंदिर प्रबंधन जैसे कार्यों को संभालती थी। मंदिर भी स्थानीय प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वे केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। मंदिरों के पास भूमि होती थी, जिससे वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नियंत्रित करते थे। स्थानीय कर व्यवस्था भी ग्राम स्तर पर संचालित होती थी और उसका उपयोग गांव के विकास, सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों में किया जाता था। अतः चोलों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित, स्वायत्त और प्रभावी था, जिसने गांवों को आत्मनिर्भर बनाया और भारतीय प्रशासनिक परंपरा में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, समझ में जरूर आएगा। गुप्तचर काल के दौरान धर्म संबंधी प्रमुख, देखो ये सब क्वेश्चन ना मैंने शायद रिपीट हो रहा है। इसे आप लोग देखेंगे और ये समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये रिपीट हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। राष्ट्रकूट साम्राज्य पर एक लेख लिखिए। तो समझते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का, यह दक्षिण राष्ट्रकूट वंश जो है दक्षिण और मध्य भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था, है कि नहीं? जिसका उदय कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में, है ना? 8वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है इनके बीच। और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय राजनीति और संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन्होंने गहरा प्रभाव डाला। और राष्ट्रकूट शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो शासक ध्रुव और अमोघवर्ष प्रथम थे। तो राष्ट्रकूट वंश में कौन थे क्या कहते हैं, प्रथम और प्रसिद्ध? राष्ट्रकूट वंश में राष्ट्रकूट शासकों में से ध्रुव, ना कौन शासक? ध्रुव शासक और अमोघवर्ष। अमोघवर्ष प्रथम क्या थे? एक महान शासक होने के साथ साथ साहित्य और कला के संरक्षक भी थे। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रकूट साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, मतलब बड़ा था। यह उत्तर भारत तक क्या था भाई, प्रभाव रखता था। और कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट की राजनीति में प्रमुख शक्ति था, है ना? उनकी सैन्य शक्ति क्या थी भाई? अत्यंत मजबूत थी। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल कला, साहित्य और धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। इस समय जैन धर्म को विशेष संरक्षण मिला, साथ ही शैव और वैष्णव परंपराएं भी विकसित हुई। स्थापत्य कला में राष्ट्रकूटों की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो एक काश्मीर मंदिर निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः राष्ट्रकूट साम्राज्य एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक और कलात्मक विकास का भी
महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लगभग 700 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान कृषि संबंधों पर चर्चा कीजिए, है ना? चलिए, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 700 से लेकर 1200 ईस्वी की अगर बात करें तो इसमें कृषि संबंधों में गहरा परिवर्तन हुए, जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक ढांचे का क्या किया, ढांचे को यानी कि आर्थिक स्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी रही। अधिकांश लोग गांव में रहते थे और खेती पर निर्भर थे। भूमि पर वास्तविक नियंत्रण और धीरे-धीरे शासकों से हटकर ब्राह्मणों क्या थे भाई, अधिकांश लोग गांव में रहते थे और खेती पर निर्भर थे। भूमि पर जो है कि वास्तविक नियंत्रण धीरे-धीरे शासकों से हटकर ब्राह्मणों, मंदिरों, सामंतों के हाथ में जाने लगे। इस समय भूमि अनुदान की प्रथा तेजी से बढ़ा। शासक ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को क्या करते थे, गाँव या फिर भूमि दान कर क्या करते थे। जिससे क्या होता था, अग्रहार कार्य मतलब कि भूमि की दान की के जो प्रक्रिया है, अभी हमने पहले भी चर्चा किया था कि जो भूमि के जो दान देने की जो प्रक्रिया होती है, भूमि दान की प्रक्रिया को अग्रहार भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, अग्रहार। इन भूमि पर कर मुक्ति दी जाती, इन भूमि में तो क्या जाता है, कर मुक्त में टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है, जिसे नए भूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। ठीक, किसानों की स्थिति में बदलाव आया। वे अब राज्य की बजाय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अधीन रहने लगे। उनसे विभिन्न प्रकार के कर और सेवाएं ली जाने लगी, जिससे उनकी निर्भरता बढ़ी। ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन कृषि व्यवस्था को नियंत्रित करती थी, लेकिन धीरे-धीरे शक्तिशाली वर्गों का प्रभाव बढ़ गया। इससे कृषि संबंध अधिक अधिक असमान और पदानुक्रमित हो गए तथा इस काल में कृषि संबंधों में भूमि का निजीकरण, सामंती प्रवृत्तियों का विकास और किसानों की बढ़ती निर्भरता प्रमुख विशेषता थी, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण और अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में है, लगभग 700 से लेकर 1200 सी के दौरान सामाजिक संरचना में परिवर्तन और निरंतरता का विश्लेषण कीजिए। चलिए, प्रारंभ मतलब क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में ना आपको घुमा-फिरा के पूछेंगे, आपको ये देखो ऐसा लगता नहीं ये क्वेश्चन पहले भी किया। ऐसा क्यों लग रहा भाई? क्वेश्चन जो है कि एक ही तरह का पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा घुमा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो घूमना नहीं है आप लोगों को, सभी क्वेश्चन्स को देख कर जाना है। जितने भी क्वेश्चन मैं रिपीट भी किया ना, अब ये सोचो ये जो रिपीट आपने देखा ना, ये रिपीट रियली रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? मतलब दूसरे क्वेश्चन पेपर में मतलब 5 साल के जो मैंने पीवाईक्यू लिया है, उनसे रिपीटेड क्वेश्चन्स को भी अगर ले लिया गया कभी मतलब मिस्टेक से, सो ये ध्यान देना कि कभी कोई क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे जो कॉमन होंगे, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस वही है, लेकिन ध्यान देना, ठीक। चलिए फिर से देखो, बात करने में ये हो गया, फिर से एक बार समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। लगभग 700 से लेकर 1200 सी के दौरान क्या सामाजिक संरचना में परिवर्तन आए थे और निरंतरता का विश्लेषण, निरंतरता देखने को मिला। ये क्या है भाई, इसका मतलब समझिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की बात करें, आपके बाद 700 से लेकर 1200 सी में सामाजिक संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए और कुछ परंपराएं निरंतर बनी भी रही। परिवर्तन की दृष्टि से इस काल में जाति व्यवस्था अधिक कठोर और जटिल हो गई। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ अनेक नई जातियां और उपजातियां बनी, जो व्यवसाय और क्षेत्रीय आधार पर विकसित हुई। सामंती प्रवृत्तियों के कारण समाज में पदानुक्रम बढ़ा और भूमि आधारित शक्ति संरचना मजबूत हुई। ब्राह्मण वर्ग का सामाजिक व धार्मिक प्रभाव अधिक बढ़ गया, जबकि किसानों और निम्न वर्गों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हो गई। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट देखी गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, है ना, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और सामंती स्वतंत्रता जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी, जिससे उनका सामाजिक दायरा संकुचित हो गया। निरंतरता की दृष्टि से जाति व्यवस्था का मूल ढांचा बना रहा और समाज में धर्म का प्रभाव लगातार महत्वपूर्ण रहा। गांव आधारित जीवन और कृषि अर्थव्यवस्था सामाजिक संरचना का आधार बनी रही। धार्मिक परंपराएं, विशेषकर हिंदू धर्म की शैव और वैष्णव धाराएं समाज को संगठित करती रही। भक्ति आंदोलन ने इस काल में सामाजिक समानता और धार्मिक सरलता का संदेश देकर कुछ सुधारात्मक भूमिका निभाई। अतः 700 से लेकर 1200 ईस्वी में सामाजिक संरचना एक और
अधिक जटिल और असमान हुई। तो दूसरी ओर क्या हो गई, कुछ पारंपरिक ढांचे और धार्मिक निरंतरता भी बनी रही। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने समझा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने समझा। क्वेश्चन नंबर 17 तक जो हमने देखे, हम लोगों ने देखा वो सभी जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब कि 20 मार्क्स वाले। अभी क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने देखा था ना, ये 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ से टिप्पणी वाले क्वेश्चन देखेंगे, 10 मार्क्स वाले। तो चलिए समझते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को ध्यान से। पल्लव वास्तुकला, समझते हैं इसको। पल्लव वंश की वास्तुकला दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला के विकास में एक महत्वपूर्ण क्या था, चरण मानी जाती है। इस काल में यह जो काल की बात करें 6ठी से 9वीं शताब्दी माना जाता है, और इसमें द्रविड़ शैली की नींव पड़ी और मंदिर निर्माण कला ने एक नया और व्यवस्थित रूप प्राप्त किया। पल्लव शासकों ने मंदिर निर्माण को व्यापक संरक्षण दिया, जिससे धार्मिक और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। पल्लव वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता एकाश्म मंदिरों का निर्माण है, जिसमें महाबलीपुरम के रथ मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्हें एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया था। इसके अलावा कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर और अन्य संरचनात्मक मंदिर पल्लव कला की परिपक्वता को दर्शाते हैं। इन मंदिरों ने शिखर मंडप और सुंदर मूर्तिकला का उत्कृष्ट संयोजन मिलता है, जो धार्मिक आस्था के साथ साथ कलात्मक सौंदर्य को भी प्रकट करता है। नेक्स्ट आपका टिप्पणी आ सकता है गुर्जर प्रतिहार पर। तो समझिए गुर्जर प्रतिहार वंश मध्यकालीन भारत, जो लगभग गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो ये 8वीं से 11वीं शताब्दी तक इसका प्रभाव रहा, इसका शासन रहा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन सा भारत का भाई, मध्यकालीन भारत का। एंड क्या कहते हैं, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में क्या की स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वंश की उत्पत्ति संभवतः राजस्थान और मालवा क्षेत्र से मानी जाती है। इन्होंने अरब आक्रमणों के विरुद्ध भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कन्नौज को अपनी सत्ता का प्रमुख केंद्र बताया। प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिनके काल में साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इस वंश की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था मजबूत थी, तथा इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल और राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज पर अधिकार के लिए समय तक क्या किया था, लंबे समय तक संघर्ष किया। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, विशेषकर राजस्थान और मध्य भारत में। उनकी कला में नागर शैली के मंदिर का विकास दिखाई देता है, और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश ने राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान। तो देखिए हम लोगों ने इनका चर्चा भी किया, फिर भी देखते हैं गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान। तो गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान की परंपरा का अत्यधिक विस्तार हुआ। इस समय शासक द्वारा ब्राह्मणों, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान की प्रथा तेजी से बढ़ी थी। जैसे कि इसमें भूमि जो दान दिया जाता था, इसको अग्रहार, मैंने कितना बार चर्चा किया, अग्रहार कहता है ना, या फिर ब्रह्मदेव। इसे भूमि को जो दान दिए जाते थे उसे ग्रहार या फिर ब्रह्मदेव कहा जाता था। इन अनुदानों के साथ प्रायः मुक्ति भी प्रदान है, मतलब कि टैक्स मुक्त था, इसमें टैक्स नहीं लिया जाता, जिससे दान प्राप्त करने वाले वर्गों की क्या बढ़ी, शक्ति बढ़ी। ठीक है, और वैसे ये आपको समझ में आ ही गया है। ये पहले से ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टूडेंट्स अजंता भित्ति चित्र। इसका चर्चा नहीं किए हैं, इसका चर्चा तो हम लोग करेंगे। अजंता भित्ति चित्र गुफाएं के भित्ति चित्र ध्यान समझिए। अजंता भित्ति चित्र, अजंता गुफाएं अजंता गुफाएं के भित्ति चित्र भारतीय चित्रकला की प्राचीनतम और उत्कृष्ट धरोहरों में से एक है। ये चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये विभिन्न चरणों में बनाए गए। इन चित्रों में जातक कथाओं
बुद्ध के जीवन प्रसंगों और तत्कालीन सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। अजंता के भित्ति चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाव प्रवणता, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग और सूक्ष्म कलात्मकता है। इन चित्रों में मानव आकृतियों, पशु, पक्षियों और प्रकृति का अत्यंत जीवंत मतलब सजीव चित्रण किया गया है। ऐसा लगेगा कि रियलिटी है ना। एंड गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये भित्ति चित्र केवल धार्मिक नहीं बल्कि तत्कालीन समाज, वेशभूषा और जीवन शैली को भी दर्शाते हैं। इसलिए इन्हें भारतीय चित्रकला की शास्त्रीय परंपरा की आधारशिला माना जाता है। अब नेक्स्ट है तराइन, है ना। तराइन के युद्ध तराइन के युद्ध तो तराइन के युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से गिने जाते हैं, जो 12वीं शताब्दी के अंत में लड़े गए थे। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए थे। ओके। अगला देखिए, समझिए इसमें। पहला तराइन युद्ध 1911 में राज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, है ना। तो 1911 में लड़ा गया था, और जब क्या किया गया था, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को क्या पराजित कर दिया, जिससे भारतीय सेना की शक्ति और राजपूत की वीरता का प्रदर्शन हुआ। इस विजय के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को जीवित छोड़ दिया। ठीक है, जीत तो गया, फिर भी जीवित छोड़ दिया, जो बाद में ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण साबित हुआ। दूसरा तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, अधिक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर बाद में हुआ दूसरा युद्ध इसमें 1192 में। तो पहला युद्ध आपने देख लिया। पहला युद्ध क्या देखा, पहला जो युद्ध हुआ था आपका हुआ था 1191 में। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और दूसरा जो युद्ध हुआ देखिए 1192 में फिर से हुआ। तो यह जो युद्ध था बहुत ही खतरनाक था, यह अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने सुव्यवस्थित रणनीति और मजबूत सैन्य तैयारी के साथ आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए इसमें। ठीक है, इस बार, और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन इस पराजय के बाद उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। इस प्रकार तराइन के युद्ध भारतीय इतिहास में राजनीतिक परिवर्तन और नई सत्ता व्यवस्था के उदय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मतलब इसमें ना गौरी ने बहुत ही धोखेबाजी से जीता। ठीक है, छल करके। उसके बाद आगे देखें, आगे है आपका पांड्य राजवंश। तो पांड्य वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश था, जिसका प्रमुख केंद्र तमिलनाडु का मुदेर क्षेत्र था। इस वंश का उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। पांड्य शासक प्रारंभ से ही एक संगठित और प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। धार्मिक दृष्टि से पांड्य शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वैष्णव और अन्य धार्मिक परंपराओं का भी यहाँ पर विकास हुआ। मदुरै उनके राज्य का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। आर्थिक दृष्टि से यह राज्य समुद्री व्यापार में अत्यंत समृद्ध था, और रोमन साम्राज्य सहित कई देशों से इसके व्यापारिक संबंध थे। मसाले, मोती और वस्त्र इनके प्रमुख निर्यात थे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें टिप्पणी में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में 3 प्रमुख शक्तियों जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ा गया संघर्ष था। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता था, इसलिए इस पर नियंत्रण प्राप्त करना तीनों शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस संघर्ष में तीनों राजवंश ने लंबे समय तक एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध किए, और कभी किसी एक शक्ति का स्थायी प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका। अंततः गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर कुछ समय तक अधिकार बनाए रखा, लेकिन यह संघर्ष लगातार शक्ति संतुलन को प्रभावित करता रहा। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण अ, भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। नेक्स्ट है स्वतंत्र तंत्रवाद।
और टिप्पणी है, तंत्रवाद भारतीय धार्मिक परंपरा का एक जटिल और महत्वपूर्ण रूप है, जिसका विकास विशेष रूप से गुप्तोत्तर काल यानी कि 6वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। इसमें शक्ति यानी देवी और शिव की उपासना को प्रमुख माना जाता है। साधना के लिए मंत्र, यंत्र, ध्यान और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। और आगे तंत्रवाद ने शरीर और भौतिक जगत को भी आध्यात्मिक साधना का साधन माना। ठीक है, जिससे यह परंपरा अन्य धार्मिक धाराओं से भिन्न हो दिखाई देती है। तंत्रवाद ने हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रभावित किया, विशेषकर शैव और शाक्त परंपराओं में इसका गहरा प्रभाव देखा गया। ठीक है, और शक्ति पूजा देवी साधना में तांत्रिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि यह परंपरा रहस्यमय और जटिल मानी जाती है, फिर भी इसका संबंध लोक जीवन और जनमानस से भी गहराई से जुड़ा रहा, जिससे यह भारतीय धार्मिक संस्कृति का एक प्रभावशाली अंग बन गया। ठीक है, तो उसके बाद आपका हर्ष का उदय। तो हर्ष का उदय हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझना चाहे तो। लेकिन वैसे आप यहाँ पर वीडियो रोक कर पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ब्रह्मदेव और नगरम। ब्रह्मदेव और नगरम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, बट देखिए अब जो है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, इजी लैंग्वेज है ये। आप लोग ना खुद से एक बार पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए। टिप्पणी सबको बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, गुप्त साम्राज्य का कैसे पतन हुआ। ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक कर समझिए, समझ में आ जाएगा। चचनामा, इसे देखिएगा, चचनामा, ये सब जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आने की इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएँगे ना, इसी पीडीएफ से रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, पीडीएफ को परचेज़ कर लीजिए। जाइए व्हाट्सएप से जितने भी पीडीएफ, जितने भी आपके एग्जाम होंगे ना, सभी नोट्स एक ही बार में ले लीजिए। बार-बार लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार में लेंगे तो कुछ परसेंटेज 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एक बार में आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। और धीरे-धीरे आप लोग तैयारी करते रहना, और क्या दिक्कत है? तो हर्षचरित, तो ये है, ये सब इम्पोर्टेंट है भैया। पल्लव राजवंश, गुप्तोत्तर काल में जातियों का प्रसार, तो ये सब पढ़िए, पढ़िएगा तब ना। पांड्यों के अंतर्गत वास्तुकला, ठीक है? महमूद गजनी, ये सब बहुत, मोहम्मद गजनवी, ठीक है? तो गजनी है, मोहम्मद गजनवी भी इसको बोला जाता है। ठीक है? तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। अरब विजय का प्रभाव, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ले लिया गया है भाई। कहीं से भी कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा ना जाए, ठीक है? कहीं से कुछ पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाए। शैववाद और शाक्तवाद, कुछ स्टूडेंट्स को ना एक डाउट हो सकता है कि सर शैववाद तो आपने बता दिया कि शिव का पूजा किया जाता था, है ना? शिव जी का। लेकिन शाक्तवाद क्या है? शाक्तवाद में देवियों का पूजा किया जाता है, जैसे काली माँ, है ना? मनसा देवी, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, इस तरह से देवियों का पूजा किया जाता है इसमें। आप लोग पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे बीएचआईसी 132 का, मैंने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया, समझाया भी, बहुत मज़ा भी आया, समझ में भी आया, और एग्ज़ाम बहुत सुपर जाएगा। बीएचआईसी 131 का जिसने प्रिपरेशन किया था ना, उनसे पूछिएगा, उन क्वेश्चन्स को कमेंट देखिएगा, उन बहुत लोग सपोर्ट किया और उनका एग्ज़ाम भी अच्छा गया, और आपका भी जो भी क्वेश्चन्स रहेगा इन्हीं में से रहेगा, 100% मैं इतना कह रहा हूँ। जाके आप लोग पीडीएफ, पहला आपको काम करना है कि जाके आपको पीडीएफ परचेज़ करना है। भैया इसमें ये नहीं देखना कि मेरा क्या है, देखो ये आपके जो सोच लो कि कुछ पैसा जो मार्केट जाने से वेस्ट करते हो ना, जो कि वेस्ट ही हो जाता है। मान लो कि कहीं मोमोज, चाउमीन, ये सब वो सब है ना, पानी पूरी इधर-उधर जो भी खाते हो ना, बर्गर-वर्गर, तो भाई वो तो खा ही लेते हो, खत्म हो जाता है भाई। घर में खाना रहने के बाद भी खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो आप लोगे ना, ये फ्यूचर आप लोगे, ठीक है? तो आप लोग जाके परचेज़ कर लो जल्दी से, और आप लोग तैयारी करो, एग्ज़ाम बहुत ही सुपर, सुपर, सुपर डुपर जाएगा। All the best, or don't forget to subscribe.